नमस्कार। हर साल सरकार देश के लिए एक बहुत बड़ा हिसाब किताब पेश करती है, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये देखिए, 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। यही वो टोटल अमाउंट है जो हमारी सरकार इस पूरे साल में खर्च करने का प्लान बना रही है। इतनी बड़ी रकम को इमेजिन करना भी मुश्किल है, सही कहा ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये इतना सारा पैसा आता कहाँ से है और फिर ये जाता कहाँ है? देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इससे हम अपने घर के बजट की तरह देखें। इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि पूरी पिक्चर क्या है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सरकार की बैलेंस शीट कैसी दिखती है और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? मतलब सरकार की कमाई के ज़रिए क्या-क्या हैं? इस चार्ट को देखिए, साफ पता चल रहा है कि सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 78.5%, वो आम लोगों और कंपनियों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। बाकी का पैसा सरकारी कंपनियों के मुनाफे वगैरह से आता है। और सरकार को ये उम्मीद है कि इस साल टैक्स कलेक्शन में करीब 8% की बढ़ोतरी होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो कंपनियों और लोगों की कमाई भी बढ़ती है, और जब कमाई बढ़ेगी तो जाहिर है सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, पैसा जुटाने का एक और तरीका भी है, विनिवेश। ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। सरकार अपनी कुछ सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा, मतलब अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाती है। और इस साल तो सरकार का टारगेट बहुत ही बड़ा है। विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 136% से भी ज्यादा की एक जबरदस्त छलांग है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पैसा आ कहाँ से रहा है। अब बारी है ये देखने की कि सरकार इस सारे पैसे को खर्च कहाँ करती है। तो देखिए, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस कुछ ही मंत्रालयों में चला जाता है। इसमें सबसे ऊपर है रक्षा मंत्रालय, जिसे करीब 15% हिस्सा मिलता है। और उसके बाद नंबर आता है सड़क और रेलवे जैसे जरूरी सेक्टर्स का। ये टेबल हमें और भी साफ तस्वीर दिखाती है। आप देखिए, सिर्फ ये टॉप के 5 मंत्रालय ही मिलकर सरकार के कुल खर्चे का 1/3 से ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं। रक्षा तो है ही सबसे ऊपर, पर उसके बाद सड़क परिवहन और रेलवे पर भी बहुत बड़ा खर्चा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सरकार का खर्चा, मतलब वो बस एक तरह का नहीं होता। इसे 2 मेन हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है राजस्व व्यय, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। ये वो खर्चा है जो भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है, जैसे नई सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये चार्ट देखिए, ये सरकार की सोच को एकदम साफ कर देता है। भविष्य के लिए जो संपत्ति बनाने वाला खर्चा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रोजमर्रा के खर्चे के मुकाबले लगभग 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब साफ है, फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। लेकिन यहाँ एक पेच है। देखिए, बजट में पैसा दे देना एक बात है और उस पैसे को सही में खर्च कर पाना बिल्कुल दूसरी। जैसे पिछले साल की बात करें तो जल जीवन मिशन जैसी एक बहुत जरूरी स्कीम में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हो पाए, और इसका असर सीधा जमीन पर हो रहे काम पर पड़ता है। तो अब तक हमने कमाई और खर्चे दोनों को देख लिया, पर तब क्या होता है जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाएं? अब बारी है सरकार की बैलेंस शीट को समझने की, मतलब घाटे और कर्ज की कहानी। इसे फिर से अपने घर के बजट की तरह ही सोचिए। अगर किसी साल आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? पैसे की कमी पड़ेगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, है ना? बस इसी कमी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। ये एक बहुत ज़रूरी नंबर है, क्योंकि यही बताता है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। एक तरह से ये देश की आर्थिक सेहत का इंडिकेटर है। तो इस साल के लिए सरकार का टारगेट है कि इस घाटे को देश की कुल जीडीपी के 4.3% तक रखा जाए। ये पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। सरकार लगातार अपने घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है। 2020-21 में ये 9.2% के पीक पर था, और अब इसे 4.3% तक लाने का प्लान है। ये एक अच्छी दिशा है।
अब देखिए, ये जो हर साल उधार लिया जाता है वो जुड़ता जाता है और इससे सरकार का कुल कर्ज बढ़ जाता है। फिलहाल ये देश के जीडीपी का लगभग 55.6% है। इस पूरे कर्ज को मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सरकार को विकास के कामों पर भी पैसा लगाना है और पुराना कर्ज भी चुकाना है। एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो ये तो हो गए सारे बड़े बड़े आंकड़े, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है, लोगों की जिंदगी पर, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब कुछ सबसे बड़े बदलावों और टेकअवेज पर नजर डालते हैं। देखिए, टैक्स के मामले में ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए कुछ टैक्स नियमों में बदलाव किए गए हैं। साथ ही विदेश घूमने के पैकेज पर लगने वाले टीसीएस को भी घटाया गया है। अब अगर हम पॉलिसी की बात करें तो यहाँ सरकार का फोकस साफ तौर पर भविष्य पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को और बढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हो रहा है और देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। ये सब बड़े और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट अर्थव्यवस्था को एक साफ दिशा तो देता है, लेकिन आखिर में किसी भी प्लान की असली परीक्षा कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन योजनाओं को उतनी ही अच्छी तरह से लागू किया जा सकेगा जितनी अच्छी ये सुनने में लग रही हैं।